नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम ये पूछ रहे हैं कि आतंक की कश्मीर फाइल्स कब तक, क्योंकि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक कश्मीरी पंडितों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जी हां, राहुल भट्ट की बडगाम में आतंकियों द्वारा की गई हत्या के बाद पूरा परिवार सन्न है। आप कल्पना कीजिए, आतंकी दफ्तर में पहुंचते हैं, वो पूछते हैं कि किसका नाम है राहुल भट्ट, और जब वो बताता है कि मेरा नाम राहुल भट्ट है तो उस पर गोलियां दाग दी जाती है। ऐसी असुरक्षा, और इसी पर आज सवाल सरकार से कश्मीरी पंडित पूछ रहे हैं। हम आपको अपनी ये रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन पहले स्वागत उन खास मेहमानों का जो हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले आप लोगों का अभिनंदन, जो जनता यहाँ पर मौजूद है वो सवाल दागेगी। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ वकार भाटी जी कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश महालदार साहब चेयरमैन है JNK पीस फोरम के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। तालियों के साथ इन सबका स्वागत कीजिए। वकार भाटी साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं और ललित अंबरदार कुछ देर में हमारे साथ कश्मीरी पंडितों का रुख करने के लिए यहाँ स्टूडियो पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। 5 मिनट के बाद ही वो उधर आया। मैंने उसको क्यों नहीं बोला तू अभी निकल। गम है, बेबसी है, लाचारी है और गुस्सा है। मैं बना लूंगी इसको, मेरे को शिक्षा की नहीं है, मेरे को कुछ नहीं बोल सके, कोई लालच नहीं है मेरे को बोल सके। मीनाक्षी भट्ट को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके पति की क्या गलती थी कि आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। आतंकियों ने तहसील ऑफिस में घुसकर पूछा कि राहुल भट्ट कौन है, और जैसे ही पता चला दनादन गोलियां चला दी। इधर एक गार्ड नहीं था इसको बाहर, भैया कितने लोग उसके पास आते थे, सर के ऊपर से लोग होते थे। कोई सुरक्षा नहीं थी वहाँ पे? कोई कुछ भी नहीं। SDM ऑफिस साथ है, कोई एक गार्ड नहीं था बाहर जो चेक करता। इनके पास रिवॉल्वर थी। 3 बंदे थे, क्या सुनने में आया 3 बंदे थे। 3 बंदों के पीछे पूछा राहुल भट्ट कौन है। अच्छा, नाम पूछ के गोली शूट किया। वो अपनी ही चेयर पे बैठा था, अपनी ही चेयर पे शूट किया उसको, भैया हिलने का भी मौका नहीं दिया। राहुल पर जब हमला हुआ उस वक्त उनकी पत्नी मीनाक्षी और उनकी 6 साल की बेटी गुनगुन बडगाम में ही कश्मीरी हिंदुओं के लिए सरकार की ओर से बनाए गए क्वार्टर में रह रही थी। गुनगुन दूसरी क्लास में पढ़ती है। 8 साल पहले राहुल की शादी हुई थी। उनकी हत्या की खबर मिलते ही उनके भाई और रिश्तेदार बडगाम पहुंचे और उनका पार्थिव शरीर लेकर जम्मू आए। जम्मू में उनकी मां उषा भट्ट बेहाल है। वहीं राहुल भट्ट के पिता गहरे सदमे में हैं। क्या बोल सकते हैं हम? हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया। अब क्या बोले हम? ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने दोबारा उन्हें वहाँ? बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ लाशें आती हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों में जबरदस्त गुस्सा है। बेरहमी से किए गए कत्ल के खिलाफ उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया तो लाठियां बरसने लगी। बडगांव में जो पुलिसिया इंतजाम राहुल भट्ट को आतंकियों की गोली से बचाने में नाकाम रहा, उसने राहुल की मौत के बाद अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। राहुल भट्ट की हत्या से आया उबाल बडगांव ही नहीं अनंतनाग में भी सामने आया। PM पैकेज के तहत घाटी में नौकरी देकर भेजे गए कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा देने में नाकामी पर सरकार और BJP के खिलाफ आवाज बुलंद की। उधर कश्मीरी पंडितों ने ओल्ड जम्मू और अखनूर के बीच हाईवे को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने बडगाम में आतंकियों की गोली से जान गंवाने वाले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। राहुल भट्ट की हत्या के बाद परिवार में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी है। नरेंद्र मोदी की जिद हम सबसे निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी हमारा नहीं देख रहा है, वो नहीं हमारा सोच रहा है, वो अपनी सियासत चला रहा है। वो 370 हटाया, इसने बराबर ड्यूटी दी, इसने हर चीज में अपनी ड्यूटी बराबर दी।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के कद्दावर नेता कविंद्र गुप्ता परिवार वालों को सांत्वना देने पहुंचे थे, वहां उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ा। उधर बीजेपी के नेता राहुल भट्ट की हत्या में पाकिस्तान को घसीट रहे हैं। एक कश्मीरी पंडित होनहार नौजवान श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर कायराना हमला करके उनकी हत्या की है। इन सभी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे। राहुल भट्ट की शहादत बेकार नहीं जाएगी और जल्द ही उन दरिंदों को ढूंढ निकाला जाएगा। एक रणनीति चेंज करने की जरूरत है। आज सिविल वर्दी में उन्होंने भी अपना एक तरीका जो चेंज किया है, तो उससे इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। बीजेपी के नेताओं ने आतंकियों के खिलाफ हुंकार भरी तो राहुल भट्ट के करीबियों का गुस्सा उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ जमकर फूटा। कैसे इसको एक्सप्रेस करूं कि अपनी भाई की डेथ और उसकी आग चिता को देख रहा हूं, जो एक अपनी मातृभूमि में सर्विस कर रहा था। अगर ये अपनी नौकरी के लिए वहां उन्हीं के लिए जॉब कर रहा था, उसका क्या कसूर था? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही बात पूछना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हम वापस जाए, मगर किन हालातों में? उधर राहुल भट्ट का परिवार कश्मीरी पंडितों की लगातार हो रही हत्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बलि का बकरा बना रही है उधर, वो कुछ नहीं सोच रही है, ना सेफ्टी का ना कुछ। वो वहाँ पे बलि के बकरे हैं सारे, जाके काटेंगे ही उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर इस समय आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप? अमित शाह क्या बोलेगा? अमित शाह को है ही नहीं बटों का। वो तो सीधा ही बोलता है कि जैसे बाकी रह रहे हैं आप क्यों नहीं रह सकते। आप सोचो अपना, वो क्या करेगा? उसने वो अपनी सेफ्टी के लिए 3 बार कैंसिल करा चुका है। उसको लाओ, हाँ बीच में डालो इनके, वो खुश हो जाएंगे। मोदी को लाओ और बीच में डाल दो उनके, वो खुश हो जाएंगे। बस उनको उन्हीं से जिद है, बाकी किसी से जिद नहीं है। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा लाजमी है। सरकार के तमाम इंतजामों के बावजूद टारगेट किलिंग बंद नहीं हो रही। हम यहाँ पे अनमोल सर्व नहीं करना चाहते हैं और हम लोग सब ट्रांसफर होना चाहते हैं जम्मू वैली। अगर वो हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता है तो हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सेना की मुहिम तेज हुई और लोगों को सुरक्षा देने के दावे किए गए, मगर बेगुनाहों की हत्या थम नहीं रही। गुरुवार को बडगांव में राहुल भट्ट की हत्या कर दी तो शुक्रवार को पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर को गोली मारकर शहीद कर दिया। ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर बेगुनाहों की हत्या का जिम्मेदार कौन? श्रीनगर में अशरफ बानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। और यही सवाल आज इस मंच से हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है। आपको बता दें, बांदीपुरा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और माना जा रहा है कि राहुल भट्ट की हत्या में जिम्मेदार थे, उसके लिए जिम्मेदार थे ये 2 आतंकी। राहुल भट्ट की हत्या में शामिल दोनों आतंकियों को फिलहाल सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों आतंकियों को खोज निकाला गया है कि वो दफ्तर तक गए थे, उनकी पहचान मुमकिन हो पाई। दफ्तर तक गए, वहां पर राहुल भट्ट का नाम पूछा और उसके बाद सरेआम उनकी हत्या की थी। अब उन दोनों आतंकियों को बांदीपुरा में एनकाउंटर में मार गिराया गया है। यही जानकारी देते हुए आपसे पहला सवाल गौरव जी, और वो सवाल ये कि आप कश्मीरी पंडितों के मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं, लेकिन आज उन्हीं कश्मीरी पंडितों को अपनी सुरक्षा के लिए इतना डर लग रहा है कि वो एक साथ रेजिग्नेशन दे रहे हैं। आपने सुना होगा उनकी पत्नी की आवाज, वो कह रही है कहां है सरकार? उनके पति की तो हत्या हो गई, कहां थे आप? देखिए अंजना जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस शोक लिप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और बाकी चर्चा में राजनीति होगी वो अलग बात है। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं, वो लोग आज सदमे में हैं, शोक में हैं, ऐसा नहीं है। आज पूरा भारत और भारतीय जनता पार्टी भी सदमे में है, शोक में है, क्योंकि उनका गम हमारा गम भी है। और अगर एक नागरिक की भी जान जाती है तो हमें भी उतना ही दर्द होता है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सुनिश्चित करें ये जो हत्यारे हैं, ये जहां भी छुपे हैं, इनको गर्दन से खींच के निकाला जाए और इनको फांसी की सजा हो। यही न्याय उस परिवार के साथ होगा और इसमें बिल्कुल देरी ना हो। ये कहने के बाद मैं एक चीज और कहूंगा। देखिए, अगर विपक्ष इसमें कहता है, राजनीति करता है कि अनुच्छेद 370 हटाया गया, क्या बदलाव आया? एक प्रयास किया गया है सरकार द्वारा
और ये जो आतंकी होते हैं या उनके समर्थक होते हैं, ये यही भी हैं, यहां पे हैं इस वक्त। मैं आपको बताता हूं क्यों। नहीं हंसूंगा इसलिए नहीं, और कोई चर्चा का विषय होता जरूर मैं कहता कि देखिए उजागर कर रहा हूं, बहुत दर्द से और पीड़ा से कह रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये यासीन मलिक की एक तस्वीर लाया। ये यासीन मलिक की तस्वीर क्या दिखाती है? बहुत आसान है ये पूछना कि आपने क्या किया। ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है। इसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स जो थे उनकी हत्या करी थी, आज जेल की सलाखों के पीछे। अनुच्छेद 370 लगने के बाद जब हमने हटाया उसे, तो स्टोन पेल्टिंग में 98% की कमी आई है। जो टेररिस्ट अटैक हुए उसमें करीब 63% की कमी आई है। लेकिन अंजना जी, ये बात सबके मन में होगी कि वो दिन कब आएगा जब एक भी नागरिक मारा नहीं जाएगा। उसके लिए ही हमारा दृढ़ संकल्प है। और मैं बड़े दर्द से कहता हूं कि एक नागरिक की जान गई है, ये बहुत ज्यादा है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी को लेनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए। कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, आतंकवादियों को ढेर करेंगे। और जो इस तरह से गोली चलाता है, कसम हमें भारत मां की, उसको फांसी की सजा जरूर दिलवाएंगे। ये जरूर सच्चे दिल से मैं कहता हूं। सतीश मालदार साहब, क्यों कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है? ये सिलसिला है, अब पिछले दिनों हमने देखा है। देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्य वाली बात यह है जो पाटिल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जी के, हाँ। जब माइनॉरिटीज की बात हम करते हैं कश्मीर में, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग वहां पर उनसे मिलने नहीं आता है। यह हकीकत है। जो इनपुट्स हमको मालूम है, हमें मालूम है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हम सिक्योरिटी एजेंसीज को बताते हैं, एहलकारों को बताते हैं, ब्यूरोक्रेसी में बताते हैं, मगर वहां पर कोई भी एक्शन नहीं ली जाती है। और ये कह रहे हैं कि हम दर्द बोझ से इनपुट मिल जाता है, लोकल इनपुट्स मिल जाते हैं मैडम। हम जाते हैं गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, हर महीने इनपुट मिल जाता है कि अभी ये आतंकी ये यहाँ होगा। पे है, हमारे को पिछले 8 महीने से हमारे को पता है, हमारे लोगों को मारा जाएगा, माइनॉरिटीज को मारा जाएगा, हमने सबको बताया, मगर कोई कुछ नहीं करने को राजी नहीं है। पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर रही है मैडम। आपने कौन से थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई? जितने भी, नहीं, आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। हाँ जी, आपने कौन से थाने में जाके दर्ज कराई? हमने जितने भी सीनियर बंदे हैं, एफआईआर दर्ज कराई कहीं पे? एफआईआर नहीं, दरवाज के इनपुट जो हमारे को लोकल, प्लीज, जितने लोकल इनपुट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। चाय नाश्ते पर थोड़ी बात होती है कि फला जाएगा, आतंकी कल मारेगा। आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ना, अगर आपके पास कोई स्ट्रांग इनपुट है तो। मैडम ऐसा है कि जब हम ये कहते हैं विद इनपुट्स, हम कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जाके आप एफआईआर करिए। जब व्हेन वी आर गिविंग द इनपुट्स ऑन द बेस ऑफ द इंटेलिजेंस काम कर रही है ना, जब हम इनपुट, वो उनका काम है ना देखना, हम तो इनपुट ही दे सकते हैं ना, बट उसमें तो कोई काम नहीं होता। अब दूसरी बात लेके चलिए, जितने भी हमारे जेडके के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट से या सेंटर से आते, आज तक पूछे कितने वहां पर माइनॉरिटी से मिलते हैं? वहां पर तो कोई नहीं इनसे मिलने जाता कि आपका हाल चाल क्या है, वो किस हालात में रह रहे हैं। हमारे कितने कश्मीरी पंडित जो है रूरल एरियाज में रह रहे हैं, वनरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं, किरायों पे रह रहे हैं, कोई सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है, कोई पूछने को जाता है। इसका एक बार गौरव जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास। गौरव जी, यही शिकायत उनकी पत्नी की भी थी, बार बार कह रहे थे कहाँ है कांग्रेस बीजेपी के सारे नेता? देखिए अंजना जी, आप मिलने ही नहीं जाते वहां। नहीं अंजना जी, औरंगजेब राइफलमैन का नाम सुना? निर्मला सीतारमन जी खुद उस वक्त रक्षा मंत्री थी, गई थी। अमित शाह जी इस बार जब कश्मीर के दौरे पे गए, वहां सबसे मिले। लेकिन देखिए, एक बहन हमारी आज शोक में है, वो कुछ शब्द कह सकती, हो सकता है हमें चुभे, हमारे खिलाफ हो। आज दिन नहीं है कि मैं उनके शब्दों का बुरा मानूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्तव्य का निर्वहन करना है। वो जो खूनी दरिंदे हैं उन पे कार्रवाई होनी है। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए, आर्मी हो, पुलिस फोर्स हो, वो अपना काम करती है और बहुत से ऐसे मंसूबे होते हैं कि आतंकी हमला हो जाए, फेल करा देती है। ये मेरे पास एक न्यूज है, इस पे भी हमने ही चर्चा करी थी। एक बीजेपी लीडर को एबडक्ट कर लिया, अगवा करा, और उसके 12 घंटे बाद जम्मू एंड कश्मीर की ही पुलिस थी, उसने छुड़वाया था। ऐसे तमाम उदाहरण मैं दे सकता हूं। लेकिन होता क्या है, आतंकवादियों को एक मौका चाहिए जिसमें वो हत्या करते हैं, और हो सकता है 99 बार विफल किया हो हमारी आर्मी। दफ्तर में घुसकर मारना, सर आप इसकी गंभीरता समझ रहे हैं? उसको कम आंख ही नहीं सकता। हाँ। मैं अंजना जी, यहाँ इस पे कोई तर्क नहीं हो सकता है। भारतीय है, दर्द हम सबको होना चाहिए,
और आलोक जी, इसीलिए मैं इस चर्चा उन्होंने में मनमोहन सिंह की सकारात्मक तस्वीर बात दिखाई, करूं। पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर यासीन मलिक के साथ। वो कह रहे हैं यहाँ पर हमदर्द बैठे हैं आतंकियों के। मुझे लगता है उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ आतंकी बैठे हैं, तो ये पकौड़े तल रहे हैं, बंद क्यों नहीं करवा देते सबको? देखिए आज किस तरह का मजाक कर रहे हैं यार। मतलब ये बातें, आप तालियां बजवाएं, वोट लें, केवल वहां तक सीमित है। अलगाववादियों से बातचीत किस सरकार ने नहीं की है? 6 महीने पहले तो मोदी जी से तमाम लोग मिलके गए हैं, उसमें से 2 आतंकवादी भी थे, नहीं थे क्या? एक ही बार सरकार बनी, क्या उसमें जो एक बीजेपी का मंत्री था क्या वो आतंकवादी नहीं रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कश्मीरियत और जमहूरियत वाला फार्मूला था, क्या उसमें सबसे बात नहीं की गई थी? सज्जाद लोन से बात नहीं की गई थी? गनी लोन से बात नहीं की गई थी? किससे बात नहीं की गई थी? आज का विषय जो है वो ये है, आपने प्रखरता से शब्द शुरू किया। बिल्कुल बीजेपी प्रखरता से कश्मीरी पंडितों का राजनीतिकरण करती आई है और वोट मांगती आई है। आज पहली बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी में पता चला कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। बीजेपी के तमाम लीडर्स को जम्मू में धक्के मारकर आज निकाल दिया गया। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। 4 साल में 252 हमारे जवान शहीद हुए, 500 से ज्यादा सिविलियन शहीद हुए। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कहता है कि 3500 से ज्यादा इनफिल्ट्रेशन 600% बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद। 2014 में जम्मू कश्मीर वैली में 69% वोटिंग हुआ था, और 2014 में, और 2019 में 7% वोटिंग हुआ था। लेकिन बीजेपी तो बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है। धारा 370 हट गई, मोदी जी भी कहते हैं। हमें तो आज तक कागज मिला नहीं वो कहां पर है। पहली बार हुआ है पिछले 6 महीने में जो ट्रांजिट कैंप है, 4 बार राशन के लिए कश्मीरी पंडितों ने हड़ताल की है। कश्मीरी पंडित भाई बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे अभी पकड़ लें। आप कह रहे हैं कि साहब वो तो हम जमीन में गाड़ देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, मसरत आलम को 2015 में किसने छोड़ा था? रेड लाइट जंप का केस लगा के मसरत आलम ने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा था? आसिया अंद्राबी को किसने छोड़ा था 2016 में? उसको पोस्टर गर्ल किसने बनाया था बेटी बचाओ का? क्या वो आतंकी नहीं थी? दाऊद इब्राहिम की पत्नी 2016 में अपनी जमीनें बेचकर मुंबई में चली गई। एकनाथ खड़से को अपना इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम से बात कर रहा था। ये हमारे लोग हैं क्या? अंतिम बात कहना चाहूंगा, एनआईटी श्रीनगर में 1500 बच्चे थे जब इनकी सरकार आई। वैसे पिछले 6 साल में 3 साल इंटरनेट बंद रहा है। पिछले 3 साल से चुनाव का कोई बात नहीं कर रहे हैं लोग। एनआईटी में 1500 बच्चे थे जो कश्मीर से बाहर के थे। आज 66 बच्चे हैं वहां, केवल जो कश्मीर से बाहर के हैं। 2 योजनाएं मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी, फोटो तो दिखा दिया। एक योजना थी उड़ान, के 5000 बच्चा जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान में पढ़ेगा ताकि इंटीग्रेशन हो। इस बार 600 बच्चे भी नहीं है जम्मू कश्मीर के जो बाहर पढ़ रहे हैं, और उसका कारण है कि 2 कश्मीरियों को, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, उनको टीवी स्टूडियो में बैठा के बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बरसों बरस गाली दी। और वो जो क्लिप्स हैं वो टेररिस्ट यूज करते हैं वहां पर। मैं न्यूज चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं। पॉलिसी क्या है आपकी? महबूबा, 1 मिनट, मैं अंतिम आपके बीच में नहीं बोला। मैं भी नहीं बोला। 26/11 के बाद मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगले दिन पोस्टर आया था बीजेपी का, खून से सना हुआ, हमें वोट दे दो, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव चल रहा था। आप आतंकवाद से लड़िए, हम आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर कोई घूमता फिरता केक नहीं है कि अमित शाह जी ने जाके भाषण दिया, मोदी जी ने भाषण दिया और हो जाएगा। 50 साल तक शेख अब्दुल्ला फैमिली को आरएसएस ने गालियां दी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, बाप बेटे दोनों कैबिनेट में थे। फिर उसके बाद मोदी जी के आप भाषण सुनिए पिछले चुनाव के, बाप बेटी को कितनी गालियां दी, महबूबा को और उनके पिताजी को। उसके बाद उन्हीं के साथ सरकार चला ली। बुरहान वानी के भाई को 4 साल बाद 2016 में इन्हीं की सरकार ने 4 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया। या तो समय दे दीजिए, मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ लेके आया दीजिए। डेट, मैं तारीख बताऊंगा। पहली बार हुआ है कि आर्मी के ऊपर एफआईआर हुई मोदी जी के बाद, और इस नाम पर वोट मांगे मोदी जी ने कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आर्मी के ऊपर एफआईआर करूंगा। कौन जिम्मेदार है अगर कश्मीरी पंडितों की आज हत्या हो रही है? आज आपने देखा गुस्सा किस तरह से जम्मू में दिख रहा है, श्रीनगर में दिख रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैम, कुछ बोलने से पहले मुझे चंद सेकंड दे दीजिए। थोड़ा परिपक्ष देना चाहता हूं। यहाँ बच्चे बैठे हुए, इनमें से कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईपीएस ऑफिसर बनेगा, नेता भी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है। जर्नलिस्ट और लॉयर बनेंगे, जर्नलिस्ट और लॉयर्स बनेंगे, जरूरी जानता हूं कि आप लोगों के देश का भविष्य आपके लोगों के हाथ में है। बीजेपी का, कांग्रेस या इस पार्टी का कश्मीर से कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल इशू बनाया गया है।
कश्मीर की जो संस्कृति है ना हजारों साल पुरानी है। बार बार बता रहा हूं, कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। जब 370 और 35 से लगाया गया, 370 और 35 की वजह से दिल्ली और श्रीनगर के बीच में दूरियां खड़ी कर दी गई। कश्मीर में एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था। 2014 में जब बीजेपी आती है, उन्होंने भी वही ट्रेडिशन चलाया जो पहले से चल के आ रहा था। लेकिन 2019 5 अगस्त 2019 को एक हिस्टोरिक मोमेंटस एक सनातनी सोच दिखाई नरेंद्र मोदी ने, जो 370 और 35 को हटा दिया। लेकिन उसके बाद से जो कुछ हो रहा है, उसी 370 और 35 के जो उसका हिस्टोरिकल इनपुट होना चाहिए था, फायदा होना चाहिए था, हर कोशिश उसको नेगेट करने की हो रही है। और मैं दोष देता हूं जो बीजेपी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर यूनिट के हैं, परिवार जो है, संघ परिवार जो जम्मू कश्मीर यूनिट का, उनको देता हूं। और तीसरा हमारा नॉर्थ ब्लॉक, जिस नॉर्थ ब्लॉक ने नेहरू एंड कांग्रेस को यह बोला कि तुम 25% हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दो, गिरवी रख दिया उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे। पाकिस्तान के 25%, वहां पे 12%, 2% रह गए अभी हिंदू और सिख वहां पे। किसी ने आज तक नहीं पूछा कहां गए। और कश्मीर में भी यही हुआ। पूरे राष्ट्रभक्त हिंदुओं को, राष्ट्रभक्त डोगरा लोगों को, राष्ट्रभक्त लद्दाखियों को कश्मीर के जो अहम अब्दुल्ला ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर के, उनके हवाले छोड़ दिया। और जो मैंने कहा, ये जो लगाव आता है इस्लाम के नाम पे, ये कश्मीर जहाद बना 32 साल पहले, मिलिटराइज बना। यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? मस्जिदों से भी आवाज थी, सड़कों से भी आवाज थी। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। रेप, मर्डर, मास मर्डर के द्वारा कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, लेकिन यहां पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। रोहिंग्यास के लिए आप आजाद मैदान में जो अमर जवान ज्योति को तोड़ते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। हमस के ऊपर इजराइल रॉकेट चलाता है तो यहां पे जंतर मंतर पे मोमबत्तियां निकाल के निकलते हैं मुसलमान और सेकुलर लोग। लेकिन हिंदू मर रहा, हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। एक मुल्क है दुनिया के अंदर, छोटा सा रह गया है। 1000 साल गजवा हिंद की लड़ाई है मैम। 1000 साल पहले जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैप्चर किया था, तब से आज तक हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। 47 में हिंदुओं की लाशों पे पाकिस्तान बना, ये जानते हुए कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। ये गजवा हिंद की बहुत बड़ी जीत थी। और जब आप जो अभी कश्मीर जहाद है, उनकी नजर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, दिल्ली के लाल किले पे है। और ये जो अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं, आप याद है महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने जब ये गठजोड़ किया था, तो आपके चैनल में नरेंद्र मोदी ने बोला कि वो महामिलावट था। वही लोग जिन्होंने नरेंद्र मोदी को उस तरफ ले गए कि जब महबूबा मुफ्ती के उसके बाप के साथ आप जाके उनका समझौता कीजिए, वही लोग आज भी पॉलिसी चला रहे हैं। अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, कत्लेआम हो रहा है, ये कोई कह रहे थे इलेक्शन की बात नहीं हो रही है। भद्रवाह में इनका बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी वो इलेक्शन की बात कर रहा है। कल का उसका स्टेटमेंट है। कहां पे इलेक्शन? आपके द्वारा बताना चाहता हूं, वहां पे मुझे कल बहुत दुख हुआ। कल बहुत हुआ। हिंदू के कैंप, यहां पे शव यात्रा निकल रही थी, राहुल भट्ट की, वो वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। कश्मीर के अंदर वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे और साथ में मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मोदी की मुझे अगले 1000 साल इस देश को जरूरत है, लेकिन उनको गलत इंफॉर्म किया जा रहा है। ये तरीका नहीं है संभालने का। क्या जरूरत थी आपको बोले कि 370 और 35 से हटेगा, कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा? आतंकवाद, जहाद, दुनिया भर में जहाद की जो जंगे है ना, मिलिट्री प्रॉब्लम्स है। अफगानिस्तान में 10 साल रूसी रहे, 20 साल अमेरिकन रहे, खत्म हुआ जहाज वहां पे। आपने जो पार्लियामेंट बना के दिया, वहां पे हिजाब लगाने के शरीयत के कानून पास होते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान बोलते हैं ये लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये लोग ये हैं, ये लोग वो है। ये महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला ने उनकी तारीफ की, उसके बावजूद आप समझते हैं कश्मीरी हिंदू वहां सेफ रहेंगे? किस आधार पे आपने उन लोगों को वहां पे भेजा? ये जो लड़के लड़कियां ना मैम, गरीब समुदाय से हम लोग भी गरीब है, उनको नौकरी चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो नरसंहार में लोग बच्चे उनको नौकरी देने। कहां दी? उन गांवों और शहरों में जहां से उनके मां बाप को निकाल दिया गया था। आपके द्वारा प्लीज बताना चाहता हूं, अभी एक खबर आ रही है कि 2 आतंकवादियों का मार दिया। ये कोई सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है। कल एक और राहुल मारा जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि बार बार वो बता रहे हैं हिंदुओं की वहां पे कोई जगह नहीं है वहां पे। और प्लीज इन सब लड़के लड़कियों, मैम, इस लड़के की बीवी, उसका बाप, उसकी मां, उसकी 5 साल की बेटी, अगर उनके जो स्टेटमेंट सुन के आपके आंखों नहीं आएंगे, मैं समझता हूं कि आप इंसान नहीं, आपका दिल नहीं है। तो प्लीज इनको एकदम जम्मू में प्रोविंस में नौकरी दीजिए। मैम, क्या लॉजिक है? जिस घर को, जिस गांव से, शहर से इन मस्जिदों से नारे लगा लगा के रेप और मर्डर करके निकाल दिया था, उनकी आज की जनरेशन को आपने उसी गांव में नौकरी दी। रात को फोन आते हैं, मैम रोते हैं, कहते कहां जाए, मर जाए, सुसाइड करें, आतंकवादी बने। क्या चाहते हैं आप लोग? ठीक है, आप छोटा सा इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं?
गौरव जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये किस टाइप का हिंदुत्व हो रहा है जहां पर हमारे लोग वहां पर शोक प्रकट कर रहे हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही है? ये कौन सा राजतंत्र चल रहा है? जवाब लेंगे वकार साहब। सबका सुना मैंने, और मैं आज जम्मू कश्मीर से ही आया हूं, और 2019 5 अगस्त में मैंने रोहित साहब के साथ यहाँ बैठ के डिबेट की थी मैंने, और आपके साथ भी की थी, रोहित सरदवाना साहब, ठीक, आपके साथ की थी। आज 2 कश्मीरी बेटे मरे हैं, एक कल और एक आज, लेकिन एक की चर्चा हो रही है, एक की चर्चा नहीं हो रही है। रिपोर्ट नहीं देखी? नहीं, देखिए 2 सेकंड की देखिए, 2 उसके लिए शुक्रिया आपका, उसके लिए शुक्रिया करने की जरूरत है, हमारा काम है, काम नहीं 2 सेकंड के लिए देखी, माँ बहन बच्चों के फोटो नहीं देखे मैंने टीवी पे, अगर होते दूसरी साइड तो अच्छा होता। राहुल भट्ट हमारा कश्मीरी बेटा, हमारा भाई इस दुनिया से चला गया है, मैं 3 बार लाइव आया हूँ और उसकी मजम्मत की है, उसका इंसाफ मांगा है। लेकिन इसी तरीके के साथ आपको रियाज अहमद जो एसपीओ था, जो जिसको पुलवामा में आज मारा गया है, उसके लिए भी आपको इसी तरीके से एसपीओ की भी कल रिपोर्ट चलाई है। मैम आज मारा रिपोर्ट कैसे कल दिखा दिया? राहुल भट्ट पर शो कर रहे हैं तो आपको क्यों खटक रहा है? रियाज अहमद आज मारा गया, राहुल भट्ट पे शो कर रहे हैं, आपको एक दिन पहले पता था। अगर राहुल भट्ट पर शो कर रहे हैं आपको क्यों खटक रहा है? आपको एक दिन पहले पता था, आपको क्यों खटक रहा है सर? नहीं, आपको मुसलमान मरने पे आपकी डिबेट क्यों नहीं होती है ना? नहीं होती है। मौत को भी हिंदू मुसलमान बना दिया, आपने मौत को भी हिंदू मुसलमान बना दिया। सुनिए एसपीओ, आपको मैं बीच किसी के नहीं बोला, मेरी बात पूरी कर लीजिए, नहीं मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। मरता जब सुनिए, मैं दिल्ली में बैठ के कोई लेक्चर देगा ना, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। मैं कश्मीर में बैठता हूँ, कश्मीर में काम करता हूँ। कश्मीर का हिंदू मरे या कश्मीर का मुसलमान मरे, वो जम्मू कश्मीर का बेटा है, वो जम्मू कश्मीर का बेटा, सुनिए ना, हाँ जम्मू कश्मीर का बेटा है, वो नहीं मरना चाहिए। और अगर जवाबदेही है किसी की तो वो भारत सरकार की है, जो वहां रूल करती है, वो पाकिस्तान की नहीं है, शो कर रहे हैं, समझ में वो आया पाकिस्तान की नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, अगर आप चाहते हैं किलिंग्स रोकना, 370-35A को खत्म करके आपने देख लिया, किलिंग्स नहीं रुकी है, टारगेट किलिंग डेली हर टाइम हो रही है। ये कहते हैं स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, ठीक है, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गई। तो स्टोन पेल्टिंग से कोई मरता नहीं था, लेकिन टारगेट किलिंग से लोग मरते हैं। अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक ये चाहता, और मैं पीर पंजाल से हूं, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहता हूं, मैं यहां से कह रहा हूं, आज तक के मंच से कह रहा हूं, पाकिस्तान भी सुनता होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम भी सुनती होगी और भारत की आवाम भी सुनती होगी। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किलिंग खत्म हो तो पाकिस्तान से बात करें, अगर बात नहीं करें तो युद्ध करें। सुनिए ना, हिम्मत है तो युद्ध करें ना, फिर करें युद्ध। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ। धमकी दोगे क्या पाकिस्तान के सामने झुक जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? तुम्हारा हिम्मत है तो मुझे नहीं है, ड्रामाबाजी क्या? है, बाबा ड्रामाबाजी नहीं चलती ना, 70 साल मेरा बाबा ड्रामाबाजी नहीं है। आके कश्मीर में रहो, बॉर्डर पे आपका 25 साल से मैं सुन रहा हूँ। कश्मीर फाइल्स ने इंसाफ दे दिया राहुल भट्ट को, कश्मीर फाइल्स ने राहुल भट्ट को इंसाफ दे दिया। बातचीत 300 करोड़ रुपया जिन्होंने कमाया था उनको बोला राहुल भट्ट के घर में पैसे लेके आए। ये कैसी धमकी है सर? एक सेकंड ललित जी, ये कैसी धमकी है? कश्मीर फाइल्स आपने प्रमोट की, आप इतने इनसेंसिटिव करेंगे प्रमोट, करेंगे प्रमोट, इतने इनसेंसिटिव होकर आप क्यों बात कर रहे हैं? क्या करें हम? क्यों? अगर हमारी जा रही है ना, स्टूडियो वालों की नहीं जा रही है, दिल्ली वालों की नहीं जा रही है, भाजपा वालों की नहीं जा रही है। मर रहा है मुसलमान और हिंदू जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है, एयर कंडीशनर वाला नहीं कर रहा। सामने झुक जाओ, जो मरवा रहा है। एक सेकंड इनका जवाब है, फिर आपके पास। फिर आके लड़ लो जाके, इधर दिल्ली में मत बैठो ना, दिल्ली में मत बैठो ना, लड़ लेंगे। दिल्ली में तो मैं भी चला सकता हूँ, दिल्ली में चला सकता हूँ। जो बात ललित अंबरदार ने उठाई, हमेशा एक सेकंड प्लीज, जो बात ललित अंबरदार साहब ने उठाई, वो कह रहे हैं इस्लामिस्ट जिहाद। और ऐसी भी खबर आई कि राहुल भट्ट के अपने ही ऑफिस में काम करने वालों ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन किया था। कितनी गंभीर है जब आपके आसपास के ही लोग धर्म के आधार पर ये तय करें कि आपकी हत्या हो जानी चाहिए। इससे दर्दनाक और खतरनाक क्या हो सकता है? इस पर आपका जवाब। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सबसे पहले मैं जो अभी वकार साहब ने कहा है, मैं उसकी इनसे भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। किस बात की? मैं नहीं मानता। तो चाइना से क्यों कर रहे हो? मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान से बात होनी। क्यों करें हम पाकिस्तान से बात? पाकिस्तान होता कौन है? हिंदुस्तान के मामलों में बोलने वाला पाकिस्तान होता कौन है? मैं इसकी निंदा करता हूं। तो फिर युद्ध कर रहे हो? एक मिनट, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, और यहाँ का मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहा है पार्टीशन के बाद में, वो बाई चॉइस रहा है।
पाकिस्तान से हमारा किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है और न हम रखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हम पाकिस्तान को अपना आका नहीं मानते। कश्मीर पाकिस्तान के पास है। माफ कीजिएगा, इसलिए जम्मू कश्मीर के सुन लीजिए, मैं बोला नहीं। पाकिस्तान का है। जब तक आपके पास आऊंगी भाई साहब, मैं आधे घंटे गलत बता रहे हैं। ठीक है ना, उनको अपनी बात हमारा हिस्सा उस पर है, सबका मुंह हमारे बंद कर हिस्से के दीजिएगा लोग क्या? है। सुन लीजिए साहब। भाई साहब, मैं बोला नहीं, बिल्कुल मैं चुप। आप मुल्लू की सुन के हम बर्बाद हो गए भाई। सबको सुनो, सबको बंद करो, बंद। हाँ, लेकिन घर में सियासत करो। लेकिन इस बात को मैं भी कहना चाहता हूँ, इसी सुर में बुरहान वानी और आतंकियों की भी निंदा करेंगे आप? बिल्कुल निंदा करूंगा। नहीं, उसकी तो जयकारे करते थे लोग। देखिए, जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में जिहाद फल फूल रहा है, वो जिहाद नहीं है, वो जिहाद है ही नहीं। हम उसको शुरू से आतंकवाद कहते हुए आए हैं, आज भी मैं आतंकवाद कहता हूं उसको। और जो इस तरह के लोग हैं, इस्लाम के नाम पर हत्या कर दी जाए, नारे तकबीर लगाकर हत्या कर दी जाए, इस्लाम नहीं है ये। बिल्कुल इसको इस्लाम नहीं कहा जा सकता। ये इस्लाम मुखालिफ लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सच्चाई ये है। लेकिन मैं जो कश्मीर में जो हालात हैं उन पर कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, वो पूछ रहे हैं आप गए हैं कभी जम्मू कश्मीर? मैं गया हूं। कब गए हो? मैं गया हूं, मैं पिछले साल होके आया हूं। कहाँ? श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर किस जगह? सैकड़ों लोगों से मिलके आया हूं। सैकड़े कितने थे? एक नाम बताओ। नाम बताओ ना, होटल वाले का नाम बताओ। कुछ भी। मौलवी साहब, खुदा का वास्ता मैं बता रहा हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ और मैं भी कुरान वही पढ़ता हूँ जो आप पढ़ते हैं। धर्म के आगे बढ़िए भाटी साहब, धर्म के आगे बढ़िए। बात पूरी करने दीजिए, जवाब अपनी बात तो रखने दो कम से कम। नहीं, ड्रामा नहीं। आप बीच में अपनी बात पूरी करें। तभी दिल्ली और यूपी में जो हालत आपकी हो रही है ना, यही डरपोकी। अरे सुन तो लो यार, क्या करूं मैं? आतंकवादियों को सलाम करने खड़ा हो जाऊं? नहीं, हक पे बोलो। नहीं, मैं कह दूं कि आतंकवाद हो रहा है, जिहाद खड़े हो जाओ, मैं जिहाद कह दूं उसको? मुसलमान मारे तो नहीं, मैं उसको जिहाद कह दूं? जस्टिस लेने के लिए मैं जिहाद नहीं कह सकता उसको। आप लोगों ने दिल्ली से जिहाद नहीं है। आज जिहाद की तारीफ सुनिए। जिहाद कुरान बताएंगे। कुरान में जिहाद क्या है? बताइए जिहाद। कुरान में जिहाद क्या है? कुरान में जिहाद क्या है? आदमी को मार देना। हाँ, डिफेंस में निहत्थे आदमी को मार देना जिहाद है? नहीं, कुरान उसकी निंदा करता है। झूठ बोलते हैं, कुरान उसकी निंदा करता है। कहाँ निंदा करता है? निहत्थे आदमी को मार देना जिहाद बिल्कुल नहीं हो सकता। डिफेंस में उसको मारना जायज है, यह भी कुरान कहता है। अरे सुनिए इत्मीनान के साथ। डिफेंस में ठीक है। पाकिस्तान के हिमायती हो सकते हैं, बोलने दे तब ना। बोलिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे। गीता महाभारत कुरान हर जगह लिखा हुआ है कि डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए, और भारत का आईन भी कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम मुकाबला कर सकते हो। राहुल भट्ट को जो मारा है डिफेंस में मारा है, तो मैंने निंदा की। आप मुझे बताओ ना मुझे। रियाज को मारा है डिफेंस में मारा है। बीच में मत टोकिए, डिफेंस में मारा है। अभी एक काउंसलर की हत्या हो गई, वो डिफेंस में मारा है। रोजाना जो मर रहे हैं लोग डिफेंस में मर रहे हैं। कश्मीर में चलिए। अरे भाई साहब, कुछ तो सही बोलो यार। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के लिए, मैं उसको भी सही नहीं मानता। सरकार को चाहिए कि जो प्रोटेक्शन वहां की आवाम को मिलना चाहिए, जो सहूलतें वहां की आवाम को मिलना चाहिए, सरकार उस पर नजर रखे। गौरव साहब, जल्दी से इन सब का जवाब, उसके बाद सवाल। हो नहीं पाएगा जल्दी। आप अगर क्वेश्चन लेना चाहें ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं हो पाऊंगा। प्लीज। मेरा सवाल दोनों पॉलिटिकल पार्टी से है। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में कल राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, एक एसएचओ की भी हत्या कर दी गई। परसों आदर्श तापड़िया नाम के एक युवक की राजस्थान में हत्या कर दी गई और 3 मुस्लिम लड़के ने बीच रोड पे उसको चाकू गोद के मार डाला। और एसपी ने 3 जो मुख्य आरोपी नहीं थे उनकी गिरफ्तारी की। 3 दिन पहले उसी दिन तेलंगाना में रामाराजू नाम के एक लड़के की इसलिए बीच रोड पर मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि वो हिंदू था। उसने एक नागाराजू सर, उसने एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी किया था। तो हिंदू और मुस्लिम जान दोनों की जा रही है सर। यहाँ बात महंगाई और बेरोजगारी पर होती है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर हम बात तभी करेंगे जब हमारी जान बची रहेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? धन्यवाद। अंजना जी, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा समय दे दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाऊंगा प्लीज। देखिए, इस चर्चा में अगर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आके कहता है पकौड़े तलो ना, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शर्म से उसी तेल में डूब मरना चाहिए। सही बता रहा हूं, बहुत दर्द से सुनिए। अब बीच में नहीं बोलिएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं जी, आप जब चुप कराएंगे। नहीं, आप मुझे, मैं तो केवल ये मैंने एक बार इसीलिए नहीं बोला, केवल ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार है, डूब मरे पूरा देश। क्यों भाई? चलिए अभी देखिएगा, क्यों भाई? मैं बताता हूं। सवाल क्यों ना पूछे? मैं बताता हूं, अभी चिंता ना करिए, बिल्कुल दोनों को एक्सपोज करना है और बड़े संयम से करूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि हम अगर आप आतंकवाद से लड़ेंगे तो आपके साथ है। आप सबने सुना ये कहा था, अगर हम आतंकवाद से लड़ेंगे ना तो ये पाकिस्तान के साथ है। मैं दिखाता हूं, ये राहुल गांधी का
जो वक्तव्य है वो पाकिस्तान के डोजियर पे यूनाइटेड नेशंस गया था। शर्म करो, तुम किसी के साथ नहीं हो, तुम केवल गांधी परिवार के साथ हो। दूसरी बात, अभी सुनिए सुनिए, अभी इनको एक्सपोज करता हूं मैं। बार बार एक बात आई कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बताइए। मैं बताता हूं, जब भारत पे हमला किया ना, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को, ये नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन जब 26/11 हुआ तो मनमोहन सिंह जी से एयर चीफ मार्शल तत्कालीन थे, उन्होंने कहा अफाली होमी मेजर हम अटैक करेंगे, उनके मुंह से छू नहीं निकली। 1952 के बाद सेक्रेटेरिएट जम्मू एंड कश्मीर पे तिरंगा लहराया तो वो 2019 के बाद लहराया, मोदी जी ने सुनिश्चित किया। यासीन मलिक जेल की सलाखों पे है तो मोदी जी की वजह से है। बिट्टा कराटे को बेल ये दिलाते थे, आज जेल की सलाखों में है तो मोदी जी की वजह से है। अब मैं इन पे आता हूं, देखिए। हाँ, मैं अंजना जी एक ही बात दूंगा, मेरा आप दीजिएगा, रुक जाइए अभी। मैं इनसे चर्चा करने के लिए मेरा केवल एक नियम है, यहां पे खड़े होके ये बोले कि बुरहान वानी मुर्दाबाद है और भारत माता की जय है और पाकिस्तान मुर्दाबाद है, बोले। अगर नहीं बोलेंगे तो सब जान जाएंगे ये कौन से सपोले हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, आप पहले बोलोगे, अगर नहीं बोला अंजना जी मैं इनसे चर्चा बोलो बुरहान वानी मुर्दाबाद बोलो, और अगर ना बोले तो आप लोग इतने हूटिंग करिए घर भाग जाए सीधा। जम्मू कश्मीर जिंदाबाद पहले स्टार्ट। देखिए, मुझे आपत्ति है इस बात पे अंजना जी, आपत्ति है। भारत का अभिनंदन है जम्मू एंड कश्मीर, आपत्ति फेंकिए, शेम शेम, आपत्ति है मुझे। अगर मेरे सामने ये बोलेंगे मुझे आपत्ति है अंजना जी, आपत्ति। आखिरी सांस तक गला काट देंगे तो भी कहूंगा भारत माता की जय। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, भारत का अभिनंदन है। चलो आ जाओ, सपोले ये सपोले। अब आप सपोला नहीं हो, नाथूराम गोडसे के तो मेरे से कुछ और नहीं निकालना, सुन लीजिएगा। निकाल नहीं पाओगे, निकाल आप नहीं ला पाओगे, पाकिस्तान में मिलोगे। बात सुनो, आगे बढ़ो। कैसे हिम्मत हुई यहाँ पे बोलने की? आतंकियों के खिलाफ बोलने में इन्होंने सवाल पूछा, आतंकियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ बोलने में आपको दिक्कत है क्या? अब लाउड स्पीकर का पूरा बड़ा है क्या? ठीक है, वो जवाब दे। मुर्दाबाद बुलवाइए, बुरहान वानी के खिलाफ बोलने में आपको परहेज है क्या? सुनेंगे मैडम जी तो था ना, अगर सुनेंगे ही नहीं तो सबके बीच में बोल रहा था वो, अब सबको चुप करा रहा है। अच्छी बात है, अब ये नियम याद रखिएगा। ठीक है, बुरहान वानी के बारे में इन्होंने बात की है। मैं आज इनको पहली बार मुर्दाबाद बोलो पहले यार, पहले सुनो तो सही, मुर्दाबाद बोलो पहले। आतंकवादी है वो, मुर्दाबाद बोलो यार, सुनो तो सही। अरे भगवा आतंकवादी मुर्दाबाद, सुनो पहले मेरी बात। फेंक देंगे गड्ढे के अंदर, कश्मीर का बेटा हूँ, दिल्ली में आके कहता हूँ, दिल्ली में आके कहो या कन्याकुमारी में कहो या कश्मीर में कहो, फेंक देंगे। बुरहान वानी के ऊपर सुन लीजिए पहली बात। बुरहान वानी से जिसने जाके पूछना है, जो जांच करनी है ना, जाके तो कब्र में जाइए, टिकट में कटा के देता हूँ। अरे बुरहान वानी के पास 72 हुरों के पास भेजेंगे बुरहान वानी के भाइयों को, आपको भी भेज देंगे, भारत माता की क्यों ला रहे? बार बार ये बुरहान वानी को क्यों ला रहे? इसलिए कि आतंकवादी है और तुम उसके सबसे बड़े मित्र हो, इसलिए ला रहे। कब्र से निकाल के ले आएंगे उसको, मस्जिदों को शहीद करके मुसलमानों को गाय का मारने वाले मुझे सिखा रहे हैं। अपना जवाब दीजिए इधर, आप आप इधर जवाब दीजिए ना, अन्य लोगों को भी बोलना। आप आपस में उलझे रहेंगे, ये तरीका नहीं है। आप मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज। इन्होंने बोला है बुरहान वानी के बारे में जो बार बार ये लेके आते हैं, बोल दीजिए बुरहान वानी आतंकी है जी, नहीं बुरहान वानी आतंकी है, बोल दीजिए। जब 2016 में इनकी सरकार पैसे चेक काट के दे रही थी, सुनिए ना, मैं कश्मीर का 2000 सरकार, सुनिए जनाब, एक मिनट सुन लीजिए, आपको पता नहीं होता ना, तो पहले सुन लीजिए। 2016 में डिप्टी सीएम निर्मल सिंह इनका बीजेपी का जब चेक काट के दे रहा था बुरहान वानी को कि भाई को नहीं था। चलिए इनका सवाल ले लेते, पूछिए, जल्दी पूछिए, जल्दी बोलिए। एक सेकंड, बिना माइक के आपकी आवाज नहीं जाएगी। कहने से क्यों एक बोलूंगा? सेकंड, बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी, बीच में मत चलाइए। बोलूंगा क्या? नहीं हो सकती यार, मैं बात सुना, मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, ये मत बोलिएगा। आप तादाद में ज्यादा हो, एक ही वोट हूँ मैं, रब्बुल आलमीन को मानने वाला आदमी हूँ, याद रखिएगा। सर, जैसा कि भारत एक सोवरेन कंट्री है, आई जस्ट वांट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू यू दैट व्हाई डू यू थिंक दैट हिंदी में बोलिए जी,
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान से बात क्यों करनी चाहिए जब हम सॉवरेन है और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आराम से सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर 1947 से पहले जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हैं इस टाइम। एक चाइना के पास है और एक हिस्सा जो उस पार कहा जाता है, हिंदुस्तान उसको पीओके कहता है, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है। एक कश्मीर का हिस्सा उस पास भी है। सुन लीजिए, मैं कहता हूँ मेरे कश्मीर का एक हिस्सा है, मेरा एक कश्मीर का हिस्सा, तो मेरी जान है वो, मेरा अंग है वो, ठीक है। आप भारत का हिस्सा है वो मेरा कश्मीर है, मुझे क्या करना। भारत का है, दूध यहाँ का पीते हैं, पाकिस्तान से बात इसलिए शर्म करो कि होम मिनिस्टर ने, सुनिए ना जनाब, आपके होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। आपके नहीं है क्या? आपके पाकिस्तान के है? आपके होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। अरे चलो, आपके भी है। सुन लीजिए ना, भारत की धरती पर खड़े हो। सुनिए ना, तालियां मारने से इनका जोश बढ़ा सकते हो, गोलियां मारो लोगों को, जो कश्मीरी पंडित कर रहा है वो वापस नहीं आ सकता। सुन लीजिए, हम इसलिए चाहते हैं, हर कश्मीरी इसलिए चाहता है पाकिस्तान से बात करना, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में जब गोली चलती है 2 तरफ के कश्मीरी मरते हैं। जब इधर कश्मीर के अंदर गोली चलती है तो एजेंसियां, सरकारें, पुलिस कहती है कि पाकिस्तान की वजह से बंदा मरा है। अगर पाकिस्तान ही सब कुछ कश्मीर में कर रहा है तो आप छोले खा रहे हो, फिर बात तो करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा आपको। 3 बातें बताना चाहता हूं जल्दी से मैम। देखिए, जो आज जो कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर आज जो लाठीचार्ज हुआ, इससे पहले आंसू गैस फेंके गए, पहली बार हुआ कश्मीर के अंदर पिछले 32 साल में, क्योंकि कोई थे नहीं, प्रोटेस्ट किया उन्होंने और भारत के नाम पे। और यही हुआ था जब महबूबा मुफ्ती आज वो आंसू बहा रही है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं। तो एनआईटी में कुछ साल पहले लाठीचार्ज हुआ था, वहां पे तिरंगा यात्रा निकाली थी स्टूडेंट से, पहला लाठीचार्ज जब वो होम मिनिस्टर थी तब वहां पे हुआ था। दूसरी बात, आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं बार बार बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत इस देश को अगले 100 साल तक है, उनको हमें बरकरार रखना है, लेकिन अपील रखना, अपील देनी है। आप जवान बन के 150 साल रहेंगे, तुम्हारी उम्र की चिंता करो। 72 उम्रों के बाद पहुंचने वाले हैं बहुत सारे आतंकवादी। नरेंद्र मोदी जी को 130 करोड़ भारतीयों की दुआओं में जिंदा रहना है। मोदी जी 170 साल के हो जाएंगे। यार बोलने दो यार, तुम लोग मिस्टर भट्टी 1 सेकंड सर। मैम ये 1 सेकंड सर, प्लीज। इनको दूध पिलाते रहिए। प्लीज, दूसरी बात प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, दूसरी बात जो बताना चाहूं, उसके बाद तीसरी भी बताऊंगा। ये जो लड़के लड़कियां जिनकी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन का नाजायज फायदा उठाया मनमोहन सिंह ने, इनको नौकरियां दी वहां पे जहां जिन घरों से, जिन गांव से इनको निकाल दिया गया था, प्लीज इनको दोबारा जम्मू लेके आइए, ताकि जो थोड़े मोड़े चंद रुपए मिलते हैं इनको इज्जत और सेफ्टी के साथ कमाए। मैं नहीं चाहूंगा कि कल दूसरा राहुल। तीसरी बात मैम, प्रधानमंत्री से यह भी अपील, ये तब तक हिंदुओं का कत्लेआम चलता रहेगा, खाली कश्मीर में नहीं, आप बात कर रहे थे बाकी हिंदुस्तान में भी। आप प्लीज औपचारिक तौर पे घोषणा कर दीजिए, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था, ट्राइब्यूनल बिठा दीजिए, जिन्होंने रेप, मर्डर, मास मर्डर किया, उनकी ट्राइब्यूनल में लाइन का जवाब देने का बात मैम। तीसरी बात, जो जिंदा है या जो मुर्दा है, जो दिल्ली में थे या श्रीनगर में थे, जो मरने के बाद भी उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और जब मैं वापस जाऊंगा पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में जाऊंगा, इस माहौल में नहीं जाऊंगा जहां पर ये जो 12 लोग थे उस दफ्तर में, क्या वो नहीं रोक सकते थे, किसी को बात नहीं कर सकते थे? मैम चुन के नाम पूछा, मार दिया। और जो स्कूल के अंदर जब हुआ था, प्रिंसिपल और वो जो दूसरा टीचर था, मैम वॉक करके जाते अंदर और जाके पूछते तुम हिंदू हो क्या हो, जो मुसलमानों को अलग कर दिया, हिंदू और सिख को मार दिया, और वो भागते नहीं मैम, वो जंगलों में नहीं रहते, वो आस पड़ोस में रहते हैं, आस पड़ोस से निकलते हैं, मार के फिर खत्म हो चुका है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों ने बहुत तालियां बजाई, जो ऑडियंस है इन्होंने भी तालियां बजाई कि भाई जम्मू पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। मैं भी पक्षधर हूं, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या सपोले थे क्या? एक बार ताली बजा। हमने उनका भी विरोध किया था, हमने उनका भी विरोध किया था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप उत्तेजित ना, आप तो राहुल गांधी उसके बाद इटली चला जाता है। दूध भारत का पिएगा, गाय का इटली और पाकिस्तान की। अभी दिखाया था ना ये देखिए, पाकिस्तान के डोजियर पे बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए। दोनों पर जवाब क्यों? उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों पर पूछा कि क्यों गए थे पाकिस्तान? आडवाणी जी भी गए थे, तीनों गए थे। मैं बोलता हूँ, आज तक 3 शासनाध्यक्ष हुए बीजेपी के, तीनों के तीनों पाकिस्तान में माथा टेकने गए, यहाँ पर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले आप प्यार से समझाते, ना समझे तो लात मारते हैं और समझाते हो। क्या प्यार से समझाने गए थे वो शादी में? पाकिस्तान को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आपने देखा कभी? इसी के साथ हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। आइए साइज से जांच कराते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।